मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 79 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। कैंडिडेट्स के नाम को लेकर बीजेपी विरोधियों को लगातार जोर का झटका जोर से दे रही है। पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान हुआ तो दूसरी लिस्ट में सोमवार को 39 नामों की ही घोषणा हुई। वहीं मंगलवार को अमरवाड़ा के लिए सिंगल नाम को हरी झंडी मिली। बीजेपी ने इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारने का फैसला किया है। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से और फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से ताल ठोकेंगे। इसके साथ ही 4 सांसदों को भी विधानसभा की जंग में उतार दिया गया है। सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह और गाडरवारा से राव उदय प्रताप सिंह। इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 से टिकट देकर बीजेपी ने हैरान किया है। इस तरह के नामों के जरिए बीजेपी लगातार राजनीतिक पंडितों को चौंका रही है। इन मास्टर स्ट्रोक के मायने क्या हैं, ये भी समझ लेते हैं। पिछली बार हारी सीटों को जीतने का ये मेगा प्लान है। कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों को जीतने की रणनीति है। महाविजय के लिए मंत्रियों पर दांव लगाने से परहेज नहीं किया गया है। ग्वालियर चंबल साधने नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है। कमलनाथ के गढ़ महाकौशल पर स्पेशल फोकस है। प्रहलाद पटेल के जरिए महाकौशल पर नजर है। फग्गन सिंह कुलस्ते के सहारे आदिवासियों को एक संदेश देने की कोशिश है। कैलाश विजयवर्गीय के सहारे मालवा निवाड़ पर फोकस है। सांसदों को उतारकर एंटी इनकम्बेंसी रोकने की कोशिश है। बड़े चेहरों पर दांव लगाकर उनके क्षेत्र में फायदे की प्लानिंग है। मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश में महाविजय का मेगा प्लान है। बीजेपी 2023 की महाभारत जीतने के लिए हर संभव रणनीति पर आगे बढ़ रही है। ना तो उसको किसी विरोध की चिंता है और ना ही वो किसी भी फैसले को लेकर दुविधा में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा जताया कि सूची ने महाविजय सुनिश्चित कर दी है। अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव से काफी पहले उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसको लेकर सियासी पंडितों के मन में ये सवाल है कि पार्टी को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, इससे क्या फायदा नुकसान होगा। हमेशा अपने फैसलों से चौंकाने वाली बीजेपी ने लिस्ट में भी चौंकाया है। क्या ये उन सवालों का जवाब है जो कुछ वक्त पहले तक स्टेट लीडरशिप को लेकर उठ रहे थे? एक और बात, अगर गुजरात की तरह मध्य प्रदेश का ये प्रयोग भी सफल रहा तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस तरह के और बड़े फैसले लेकर आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बीजेपी के इस सरप्राइज में आपका स्वागत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उस सरप्राइज की जो उसने सोमवार को दिया। बीजेपी ने 39 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जिनके विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं के बराबर थी। आखिर इन हैवीवेट नेताओं को मैदान में उतारने के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है और इनके जरिए पार्टी कौन से समीकरण साधने की कोशिश में है? इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आज यही समझने और समझाने की कोशिश करेंगे और यह भी देखेंगे कि अब तक घोषित 79 सीटों पर क्या स्थिति बन रही। सबसे पहले हम इस खबर को दिखाएंगे, लेकिन आप समझते हैं कि आखिर आज हम करने क्या वाले, तो हम आपको दिखाने वाले हैं एक एक बात, आखिर इसके पीछे क्या सरप्राइज है। भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज से क्यों चौंकाती है। तो मेरे साथ बहुत से ऐसे मेहमान जुड़ेंगे। दूसरे स्टूडियो में चलूंगा उससे पहले, लेकिन मैं अपने सहयोगी से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ जुड़ेंगे आज हमारे सीनियर सहयोगी सुनील बघेल साहब, बहुत स्वागत है आपका। और बाकी इंदौर से हमारे साथ अरविंद तिवारी जी जुड़ेंगे, ग्वालियर से वीरेंद्र तिवारी जी जुड़ेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और चैतन्य भट्ट जी जबलपुर से, महाकौशल से। यानी हम बात करने वाले हैं महाकौशल, इसके बाद फिर हम बात करेंगे बिंद की बात भी करने वाले हैं और तमाम तरह की बातों के बाद फिर आखिर होगा क्या। तो उससे पहले मैं अपने सहयोगी के पास चलता हूं, रीतू के पास, और समझ लेते हैं इन सीटों के गणित को। बिल्कुल मनोज जी, इन सीटों के गणित को समझाएंगे, साथ ही ये भी समझाएंगे अपने दर्शकों को कि तमाम नाम जो बीजेपी ने घोषित किए हैं, इनमें कई दिग्गजों के नाम हैं, 3 केंद्रीय मंत्री और इनके समेत
कुल 7 सांसद, इन बड़े नामों के जरिए किस तरह से रीजन साधने की कोशिश की गई है। ना सिर्फ एक सीट बल्कि एक सीट के जरिए पूरा रीजन साधने। देखिए, पिछली बार हारी हुई सीटों को जीतने का मेगा प्लान इस बार बीजेपी ने तैयार किया है कि जिन सीटों पर पिछली बार सफलता नहीं मिली, इस बार निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों को जीतने की पूरी रणनीति बीजेपी ने इस बार तैयार कर ली है। तीसरा क्या मायना वो बताते कि महाविजय के लिए मंत्रियों पर दाव लगाने से बीजेपी ने कोई परहेज नहीं किया है। केंद्र के मंत्री मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि पूरे ग्वालियर चंबल रीजन को साधेंगे। इसके साथ ही महाकौशल कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। स्पेशल फोकस बीजेपी का है, हर एक सीट पर तैयारी जोरों पर है। प्रहलाद पटेल की बात करें, महाकौशल से प्रहलाद पटेल को उतारा गया, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही और भी कई नाम है जो बेहद खास हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और आदिवासियों को संदेश देने की कोशिश फग्गन सिंह कुलस्ते के जरिए की जाएगी। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर की 1 नंबर सीट से उन्हें विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया और मालवा निमाड़ पर साधने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही सांसदों को उतारा गया। खास जानकारी है मनोज जी कि कुल 7 सांसद जो कि दूसरी लिस्ट में निकलकर सामने आए हैं और ये सांसद न सिर्फ उस सीट पर फोकस करेंगे बल्कि आसपास के इलाकों वाली सीटों पर भी फोकस किया जाएगा। तो मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश में महाविजय का महा प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है। लगातार रणनीतियां बनाई गई और देखिए जो सीटें पिछली बार हारी गई। और साथ ही चलिए दर्शकों को ये भी बताते हैं कि दूसरी लिस्ट में क्या कुछ साधा गया है। हर हाल में जीत की गारंटी बीजेपी ने तैयार कर ली। उसके साथ ही दूसरी बड़ी बात कि बड़े चेहरों को उतारकर क्षेत्रवार जीत पुख्ता करने की पूरी तैयारी है। तीसरी बड़ी बात कि विधानसभा में जीत के साथ न सिर्फ 2023 का चुनाव बल्कि 24 का चुनाव भी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा तैयारी हो रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं 2023 का विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है, साथ साथ में 24 की तैयारियां भी जारी हैं। भले ही केंद्र के मंत्रियों को मध्य प्रदेश में उतारा गया हो और साथ ही सांसदों को उतारा गया हो, लेकिन विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी महत्वपूर्ण है। चलिए मनोज जी के पास चलते। मनोज जी, तमाम मायने हमने देखे, क्या कुछ गारंटी देने की कोशिश की गई है? बड़ी लिस्ट आई 39 नामों की पहले, 39 नामों की बाद में और एक पर सिंगल नाम, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल रितु, इसीलिए हम कह रहे हैं ये बीजेपी का सरप्राइज में बहुत ऐसी बातें छिपी है जिन बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। मेरे बीजेपी का सरप्राइज बहुत छोटा सा विराम था। विराम भी इसलिए नहीं था कि हमें जाना कहीं था, आपके पास आना था वो खबरें लेकर, क्योंकि नया बहुत कुछ है हमारे पास। बंसल न्यूज चुनाव मतलब बंसल न्यूज, हर वो खबर लेकर आपके पास आता है जिसे देखकर आप भी समझ पाएंगे कि आखिर बीजेपी ऐसा कौन है। पहले हम एजेंडा समझ लेते हैं, लेकिन मैं अपने मेहमानों से परिचित करा देता हूं आपको। मेरे साथ 2 मेहमान रहेंगे यहाँ। मेरे साथ हमारे न्यूज हेड हैं शरद द्विवेदी जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सुनील बघेल जी हैं हमारे सीनियर सहयोगी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, जरा कुछ स्पेशल बिंदु हम देख लेते मेरे सहयोगी रीतु के साथ। रीतु। बिल्कुल मनोज जी, ये समझना भी बेहद जरूरी है कि इस दूसरी लिस्ट के पीछे, क्योंकि रणनीतियां तो बहुत रही होंगी, लेकिन इन रणनीतियों के बाद इस दूसरी लिस्ट से बीजेपी ने साधा क्या है, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए पहला बिंदु क्या है समझिए, हर हाल में जीत की गारंटी बीजेपी लेना चाहती है कि चाहे हाल कोई भी हो, लेकिन हर सीट पर जीत हासिल करनी है। दूसरा बड़ा बिंदु कि बड़े चेहरों को क्षेत्र में उतार कर क्षेत्रवार जो जीत है उसकी गारंटी बीजेपी ले रही है। और तीसरा बड़ा बिंदु यह मनोज जी कि विधानसभा में जीत के साथ 2024 लोकसभा का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। मनोज जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा रीतू, और 2023 के साथ ही ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें 24 की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही। वैसे भी मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होते हैं तो 4-6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव आ जाते हैं तो चर्चा होती है, लेकिन इस बार की चर्चा कुछ अलग है। तो इसको समझने के लिए मैं समझता हूं हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से बहुत स्वागत है सर आपका। और जिस तरह हम चर्चा को बढ़ा रहे हैं, देखिए बंसल न्यूज तो हमेशा कुछ सरप्राइज दिखाता भी और बीजेपी ने भी सरप्राइज दिया है, लेकिन ये जो बीजेपी का सरप्राइज है इसे कैसा देख रहे हैं? देखिए जबरदस्त सरप्राइज है। ये बात हम एक दिन पहले से, जब से ये सूची आई है तब से हम ये बात कह रहे हैं, और सरप्राइज का मतलब रियल सरप्राइज होता है। अगर आप देखें कि वो जो चेहरे हैं, जिन चेहरों को हम ये कह रहे थे कि जो टिकट चुनने वाले चेहरे हैं, अब वो खुद टिकट लेकर मैदान में उतर गए हैं। जो चयन समिति के लिए जिम्मेदार थे कि किसको चुनना है, किसकी रिकमेंडेशन करनी है, वो लोग अब खुद मैदान में हैं। ज़बरदस्त रणनीति के तहत बीजेपी ने मैदान में उतारा है, मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया है। जो ये बात कहने लगे थे, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बीजेपी कार्यकर्ता इस बात को लेकर दुखी थे, क्योंकि आप समझते हैं मनोज कि जब आपको सत्ता में 2 दशक हो जाते हैं तो कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि उनकी भी बारी आनी चाहिए।
तो ये कहने लगे थे कि गणेश परिक्रमा पार्टी में अब ज़्यादा पसंद की जाती है, बड़े नेताओं की तो आनंद है, मौज में रहते हैं वो। तो ये मैसेज देकर पार्टी ने कहा भैया पसीना सबको बहाना है, सबको आगे बढ़ना है, सबको ताकत लगानी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सबको ताकत लगाने का मतलब ये है कि फिर हम 4 स्टेट की बात करेंगे, 4 उन रीजन की बात करेंगे। आखिर वो 4 रीजन में ऐसा क्या है, तो 4 मेहमानों से और आप मिल लीजिए, क्योंकि हम आज बहुत अलग तरह की चर्चा करने वाले। आज कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, आज हमारे साथ वो समीक्षक जुड़ रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं, बल्कि बड़ी पैनी नजर से इस पर काम कर रहे हैं। बीरेन तिवारी जी हैं मेरे साथ इस वक्त, नई दुनिया के संपादक भी हैं। आपका बहुत स्वागत है बीरेन जी, और आपसे समझेंगे उस क्षेत्र के बारे में। साथ ही अरविंद तिवारी जी जुड़ रहे हैं, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष है। बड़ा मालवा को लेकर बड़ा गहरा अध्ययन आपका रहा है। चैतन्य भट्ट जी है, महाकौशल पर निगाह लगाए बनाए हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन आपके पास मैं आऊं उससे पहले हम जरा इंदौर को समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो है वो है मालवा, और मालवा को लेकर जरा ऋतु से समझ लेते हैं। जी ऋतु। बिल्कुल ऋतु। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से बीजेपी की जैसे ही दूसरी लिस्ट जारी हुई, सबसे चौंकाने वाले नाम तो कई थे, लेकिन एक नाम था जो सबकी जुबान पे था, और वो नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। इंदौर एक सीट से उन्हें विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। 2013 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या कुछ देखिए इसके मायने हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन के जरिए साधने की कोशिश भी की जा रही। कैलाश विजयवर्गीय मालवा साधेंगे, 66 सीटों पर मालवा निमाड़ की फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही सीधे मैदान में उतार कर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। परिवारवाद की उलझन से बचने की कोशिश भी बीजेपी लगातार कर रही है, रणनीतियां और उसके साथ ही तमाम बिंदुओं, तमाम कड़ियों को टाइट किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए मालवा निमाड़ में, क्योंकि इंदौर ऐसी सीट है जो कि ना सिर्फ इंदौर, कैलाश विजयवर्गीय जब इंदौर सीट पर आएंगे, वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ना सिर्फ इंदौर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी, आसपास की सीटों में भी प्रभाव डालेंगे। मनोज जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मालवा की जब बात करते हैं तो फिर अरविंद तिवारी जी से समझेंगे। और मालवा के मेरे साथ 2 मेहमान हैं, बहुत लंबा समय सुनील जी का भी बीता, मेरा भी बीता है, अरविंद जी का भी बीता है, और शरद जी तो लगातार पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर निगाहें रखते हैं। एक एक पैनी नजर, एक एक बात शरद जी के पास है। अरविंद तिवारी जी के पास चलते हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरे साथ बीरेन तिवारी जुड़ गए हैं। अरविंद तिवारी जी से मैं बात करना चाह रहा हूं। अरविंद जी, सुनील जी आप बता दीजिए। सुनील जी, आप उसी क्षेत्र में लंबा काम करते रहे, लगातार अखबारों में आप काम करते हैं, लेकिन ये जो गणित है कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आना 1 नंबर से, क्या कहता है आपका? देखिए, जहाँ तक कार्यकर्ताओं को साधने की बात है तो उसमें कैलाश जी का कोई जवाब नहीं रहा है। और मालवा और निमाड़ अंचल एक ऐसा रहा है कि जो हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, चाहे वो ताई हो, सालों से जीतती रही हैं। हालांकि कुछ ऐसे पॉकेट्स रहे हैं, विशेष करके निमाड़ के कुछ ऐसे पॉकेट्स रहे हैं जहां पर आदिवासी राजनीति के चलते पार्टियों के समीकरण बदलते रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी आस है वो मालवा निमाड़ है, और साथ ही साथ आपका जो मध्य क्षेत्र है, तो मालवा निमाड़ को बीजेपी किसी तरह नहीं खोना चाहती है। उसने जो पुराना प्रदर्शन बनाए रखा है, जाहिर है उससे आगे बढ़ना चाहती है, और यही कारण है कि एक ये जो आप सरप्राइज की बात कर रहे हैं, इस सरप्राइज के जरिए उन्होंने उस पूरे समीकरण को साधने की कोशिश की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा शरद जी। वैसे भी कहा जाता है कि मालवा तो सत्ता की चाबी है, जिसके पास मालवा आ जाए उसे सत्ता तक पहुंचने का उसकी रास्ता आसान हो जाता। पिछली बार हमने देखा 2018 में 66 सीटें कुल मिलाकर हैं, लेकिन हम देखें तो जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी का था उस तक वो नहीं पहुंची, बल्कि कांग्रेस ने कुछ जगह सेंध लगाने में सफल हो गई। क्या इसीलिए कैलाश जी को लेकर आना पड़ा? देखिए, कैलाश जी का आना कई मामलों में एक मैसेज है। इसलिए मैसेज है कि कैलाश जी लीडरशिप के एक बहुत ज़बरदस्त सिंबल हैं, अगर आप बात करें मालवा की। और वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में उनकी एक्सेप्टेंस और उनकी स्वीकार्यता है, लेकिन मालवा में और निमाड़ में तो वो एक अनपैरेलल लीडर के तौर पर वो मकबूल हैं, प्रसिद्ध हैं। और उनके साथ कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है। तो उनके मैदान में उतरने से कल हमने जिस तरह का हुजूम कल देर रात तक उनके घर के बाहर हमने देखा था, तो वो हुजूम ये बताता है। बाकी हम इसको और बेहतर समझते हैं। अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेस क्लब इंदौर के अध्यक्ष हैं, और मालवा निमाड़ की राजनीति को, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अरविंद जी, मुझे हम सबको जरा समझाइए कि कैलाश विजयवर्गीय जी का मालवा निमाड़ में प्रभाव, खासतौर से तब जबकि अब वो चुनाव लड़ रहे हैं,
इंदौर 1 से, और इसका प्रभाव इंदौर की सीटों पर, मालवा की सीटों पर और क्या निमाड़ की सीटों पर भी हमें देखने को मिलेगा? सकारात्मक भी बताइए मुझे, और कुछ चुनौतियां हैं तो उससे भी अवगत कराइए। जी अरविंद जी। जी देखिए शरद जी, कैलाश विजयवर्गीय का मैदान में आना और इंदौर 1 से उम्मीदवार घोषित होना वास्तव में बहुत चौंकाने वाला निर्णय है। पहले ये जो चर्चा अटकलें थी कि कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी चुनाव में उतार सकती है, मैदान में ला सकती है, तो अपने परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र 2 नंबर से वो चुनाव लड़ेंगे और अभी वहां के जो विधायक है रमेश मेंदोला वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कल जब कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उम्मीदवार घोषित किया गया तो वास्तव में एक बड़ा सरप्राइज दिया। इसके मुझे 2-3 कारण समझ में आते हैं। एक तो इंदौर एक ऐसी सीट है जिसपे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जो उनके पास पैनल में नाम थे, चाहे वो सुदर्शन गुप्ता हो, टीनू जैन हो, अमरदीप मौर्य हो, ऐसा लग रहा था कि ये संजय शुक्ला से पार नहीं पा सकेंगे। और एक बड़ी सीट, मतलब एक बड़ी चुनौती इंदौर 1 के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने थी। तो पार्टी ने उस चुनौती से निपटने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को वहां दांव पर लगाया। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के ही नहीं, प्रदेश और देश के एक बड़े नेता हैं। निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक बड़ी टीम है और उस बड़ी टीम का हमेशा उनको फायदा मिलता है। कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर 1 से चुनाव लड़ने की स्थिति में इंदौर के जो जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र है वहां तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो सराउंडिंग जितनी सीट है, मैं मालवा निमाड़ की सभी 66 सीटों की बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये इंदौर के आसपास की जितनी सराउंडिंग सीट है, चाहे वो उज्जैन की हो, चाहे धार की हो, इन सब सीटों पे, कहे देवास की सीटों, कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय कि मतलब जो कल से मैं जो उत्साह देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि निश्चित तौर पर मतलब उनको लग रहा है कि जैसे मतलब उनके खाते, कार्यकर्ताओं को ऐसा एहसास हो रहा है कि उनके खाते में कोई बड़ी सफलता आ गई हो। तो वो जो उत्साह है निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये मैसेज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर भी स्प्रेड होगा। अब आपने कहा कि इसके दूसरे पक्षों पर भी बात करिए, तो देखिए संजय शुक्ला से मतलब संजय शुक्ला कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है ये चुनाव। कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर 2 में, इंदौर से जब वो महू चले गए तो महू में प्रभाव इंदौर शहर में भी कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय का कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है या उनके पास यहाँ पर टीम है। तो एक तो उन्हें समय बहुत देना पड़ेगा। जो बात चल रही थी ना कि कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे, तो मुझे लगता है कि इंदौर 1 से उम्मीदवारी घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती इस रूप में है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता को पार्टी ने दांव पे लगाया है, इसलिए कोई हल्का वो नहीं है। क्या इसके इस मनोवैज्ञानिक पक्ष से आप सहमत हैं कि अगर जिस टीम में सचिन तेंदुलकर हो, जिस टीम में द्रविड़ हो, राहुल द्रविड़ हो, जिस टीम में विराट कोहली हो, जिस टीम में कपिल देव हो, तो निचले क्रम के जो बल्लेबाज हैं, मैं यहाँ कार्यकर्ता और युवा नेताओं की बात कर रहा हूं, तो उनमें एक बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे पास सचिन है, विराट कोहली है, द्रविड़ है। तो जिस तरह नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय जी आए हैं, तो क्या ये एक साइकोलॉजिकल बूस्टअप भी है कार्यकर्ता और युवा नेताओं के लिए कि आपके पास दिग्गज प्लेयर हैं? जी अरविंद जी। जी नहीं, बिल्कुल शरद जी, स्पष्ट है कि नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते और इवन चारों सांसद देखिए ना, राकेश सिंह 4 बार के सांसद थे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। उसके अलावा गणेश सिंह, उनका विंध्य में एक अलग होल्ड माना जाता है। रीति पाठक पार्टी का नया चेहरा है जिसको पार्टी लगातार प्रमोट कर रही है। और उदय प्रताप सिंह कांग्रेस में एमएलए रहे, फिर कांग्रेस से सांसद रहे, बीजेपी में। तो ये सारे वो नेता हैं जो मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बिल्कुल। मैं लौटता हूं, फिर मालवा से जुड़े कई पहलू रहेंगे। फिलहाल मनोज जी हमें किस अंचल की तरफ ले जा रहे हैं, मैं जानूंगा मनोज जी। बिल्कुल शरद जी। और देखिए बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं अरविंद तिवारी, खासकर मालवा और इंदौर के बारे में, कि 1 नंबर जो सीट है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विचार किया होगा, इसीलिए बीजेपी का सरप्राइज। लेकिन सरप्राइज अकेले मालवा में नहीं है, सरप्राइज तो हमें निश्चित रूप से आप देखिए ग्वालियर चंबल में भी देखने को मिला है, जब नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार दिया जाता है। वो भी वो वरिष्ठ लीडर जिनके पास कई तरह की जिम्मेदारियां रही है, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का आना क्या, जरा रीतू के पास चलते हैं और समझ लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मनोज जी देखिए, चंबल क्षेत्र की दिमनी सीट से उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तो बना दिया गया है, लेकिन इसका पूरा असर क्षेत्र पर क्या पड़ेगा, क्या कुछ इसके मायने हैं, ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चंबल में रहेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक नरेंद्र सिंह तोमर को माना जाता है। फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री है। ग्वालियर चंबल में कार्यकर्ता एकजुट होंगे, क्योंकि जब नरेंद्र सिंह तोमर खुद मैदान में होंगे, कह सकते हैं एक बूस्टअप करने का काम भी होगा। इसके साथ ही पूरे
ग्वालियर चंबल में ना सिर्फ दिमनी सीट पर बल्कि पूरे क्षेत्र में, इस पूरे रीजन पर इसका असर भी दिखाई देगा। सिंधिया समर्थकों को साधने में भी ये प्रयास जो पार्टी का है वो सक्षम साबित हो सकता है। मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये हम समझ रहे थे कि आखिर नरेंद्र सिंह तोमर के आने से होगा क्या। शरद जी, हमारे साथ एक और वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर चंबल की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार कांग्रेस का बड़ा अच्छा साथ दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ रहा करते थे कांग्रेस के। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपसे समझते हुए हम वीरेंद्र तिवारी के पास भी चलेंगे। शरद जी, मैं इसमें यह समझता हूं कि जैसे आप एक सीनियर प्लेयर होते हैं, सचिन तेंदुलकर हैं या विराट कोहली हैं, तो वो भले ही कैप्टन ना हो, लेकिन वो कैप्टन को बताते हैं कि फील्ड प्लेसमेंट ऐसे करिए, ये इस जगह गड़बड़ी है, यहाँ से इस चीज़ को कंट्रोल कीजिए, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़िए। तो ये जो कैप्टन्स हैं अपने अपने, अब नरेंद्र सिंह तोमर जी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इतना विराट अनुभव है। कैलाश विजयवर्गीय तो संगठन के महारथी हैं, विराट आयोजनों के महारथी हैं। प्रहलाद पटेल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। राकेश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत धीर गंभीर नेता हैं। तो ये अब अपने अपने रीजन में कमान संभालेंगे। जहां कमजोरी होगी वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा जी से कहेंगे कि देखिए साहब, मेरे रीजन में ये शिकायत मुझे सुनने को मिली है, इसको एड्रेस कीजिए, इसको दूर करिए। यहां हम बहुत ताकतवर हैं, यहां हमें और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये इन सीजन प्लेयर्स के आने से ये फायदा मिलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वीरेंद्र तिवारी जी के पास भी समझ लेते हैं। वीरेंद्र जी, आपके पास लंबा अनुभव है उस क्षेत्र का, और आप तो वहां हैं ही, ग्वालियर में बैठे भी हैं। कैसा देख रहे हैं इसको, कितना असर छोड़ेगा? बात सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर जी की नहीं है, क्योंकि जब इतने वरिष्ठ लीडर कोई मैदान में आते हैं तो वो आसपास की सीटों को भी प्रभावित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इस बारे में विचार किया होगा। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हुए चंबल ग्वालियर में क्या होने वाला, जरा बताइएगा वीरेंद्र जी। जी मनोज जी, मध्य प्रदेश में चंबल वही स्थान रखता है राजनीति में जो देश की राजनीति में यूपी रखता है। तो इसलिए यहाँ का चुनाव तो इस बार बहुत ही रोचक होने वाला था, और कल जो लिस्ट आई है उससे तो एक रोचकता की मतलब एक सीमा पर पहुँचा दिया है इसको। हमको ये देखना होगा कि ग्वालियर चंबल में भाजपा किस चीज़ से जूझ रही है या जूझ रही थी। आपको याद होगा कि इतिहास में पहली बार ग्वालियर और मुरैना 2 जो नगर निगम हैं जो भाजपा हारी है, सिर्फ इसलिए हारी है क्योंकि यहाँ पे जो आपसी पार्टी की गुटबाजी है उसमें कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का भाव नहीं आया और एक दूसरे पे वो जिम्मेदारी पास ऑन करते गए। इसी कारण यहाँ पे भाजपा का महापौर हारा था, ये एकदम तय है। बाद में भाजपा को ये समझ में आया कि इससे अच्छा तो हम किसी एक गुट को टिकट दे देते तो कम से कम हमारे सीट नहीं हारते हम, जो इस समय कांग्रेस के पास है यहाँ के महापौर की। अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, जैसे अभी बात हो भी रही थी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को मुरैना, खासकर दिमनी तो एक पहेली है ही, मैं बताता हूं कैसे पहेली है दिमनी। मुरैना, खासकर मुरैना भाजपा के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। 6 में से 4 सीटें हार चुके हैं वो पिछली बार, सिर्फ 2 सीटें उनके पास। तो यदि वो मुरैना जिले से, जो कि खुद सांसद भी हैं वहाँ से, वहाँ रहते हैं, तो कम से कम भाजपा इस बात की श्योरिटी ले पाएगी कि हम उस पर्टिकुलर भिंड और मुरैना में हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और ये जिम्मेदारी भी बनती है नरेंद्र सिंह तोमर जी की, क्योंकि वो पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं जी, मोदी कैबिनेट। वीरेंद्र जी, तो आप ये मानते हैं कि दांव एकदम ठीक है, जो सोच है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की वो नतीजा दे सकती है? आप सहमत हैं इस सोच से, इस विचार से? जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल के हिसाब से तो ये नरेंद्र सिंह जी को टिकट देना मेरे हिसाब से सही रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ध्रुव काम करते हैं, और यदि आप दोनों ध्रुव को एक सामंजस्य बनाने की कोशिश में करते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं वही हसर होता जो यहाँ पे नगर निगम चुनाव में हो चुका है। इसलिए भाजपा चाह रही है कि नहीं, इनको ही मैदान में उतारिए, अपना क्षेत्र जिता के लाएंगे और उससे हम अल्टीमेटली मजबूत होंगे। सुनील जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? वीरेंद्र जी, मैं एक जानना चाह रहा, जैसे अभी हमारे साथी अरविंद जी कह रहे थे कि कैलाश जी का 1 नंबर सीट से उतना निकलना संभव नहीं होगा, तो क्या वैसी स्थिति, ऐसा तो नहीं होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर सिर्फ एक दिमनी सीट पे या उसके आसपास सिर्फ 4-6 सीटों पर ही बंद करके रह जाएं, जबकि वो तो एक स्टार प्रचारक रहे हैं? ये स्थिति बन सकती है। मैं इसलिए रीजन बता रहा हूं क्योंकि जो दिमनी सीट है, दिमनी सीट भाजपा के लिए हमेशा से ही पहेली रही है। भाजपा वहां से पिछले 10 सालों से जीतने की कोशिश कर रही है।
2008 में महज 256 वोटों से जीत के आई थी भाजपा। उसके बाद ये स्थिति भी आई कि तीसरे नंबर पे भी रही भाजपा, वहां बसपा जीती है, फिर कांग्रेस जीती है, और जब कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से सिंधिया जी के साथ में वापस भाजपा में आता है तो वो 24,000 वोटों से हार जाता है। तो वहां प्रत्याशी के साथ दिक्कत नहीं है, वहां पार्टी के साथ दिक्कत समझ में आ रही है कि वहां पार्टी नहीं आप जीत सपा रही का है। जिक्र कर रहे थे, मैं एक और वहां का सरप्राइज शायद एलिमेंट है जिसमें सपा की आप जब बात कर रहे थे, डंडोतिया मेरे ख्याल से बसपा से डंडोतिया आते, उनका अपना भी एक प्रभाव है और खासकर जातिगत समीकरणों का खेल भी वहां खास दिखाई बिल्कुल मनोज। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, अरविंद जी भी ये बात कह रहे थे कि आसान सीट नहीं है इंदौर एक, संजय शुक्ला, और यही बात दिमनी से वीरेंद्र जी कह रहे हैं। तो यानी पार्टी ने बहुत ही क्लेवरली, मुझे लगता है कि एक एक तिलस्म भी सामने रख दिया है सीट के रूप में, कि पहले तिलस्म को ब्रेक करिए, अपने को पहले जीत में खड़ा करिए, उसके साथ पार्टी को आगे ले जाइए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पहले। जी मनोज। बिल्कुल आप कह रहे हैं, और तिलिस्म को कौन तोड़ पाएगा, कैलाश जी तोड़ेंगे या फिर नरेंद्र सिंह तोमर अपने क्षेत्र में? तो आप सभी महान बने रहिए, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की। अब चलते हैं महाकौशल की तरफ। महाकौशल बड़ा महत्वपूर्ण है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को उतना अच्छा प्रतिशत 2018 में नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तरुण सिंह भानोट के सामने राकेश सिंह को मैदान में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। प्रहलाद पटेल की बात करें, जो कद्दावर लीडर है, केंद्रीय मंत्री है, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव मैदान में आ गए। लेकिन प्रहलाद पटेल के आने से क्या होगा या राकेश सिंह के आने से क्या होगा, जरा महाकौशल के समीकरण ऋतु से समझ लेते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए प्रहलाद सिंह पटेल अब महाकौशल क्षेत्र से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इसके पहले बुंदेलखंड से अभी महाकौशल भेजा गया है, बुंदेलखंड ही नहीं मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन महाकौशल को क्या कुछ फायदा हो सकता है ये समझने की जरा कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए ओबीसी वर्ग से सबसे बड़ा चेहरा प्रहलाद सिंह पटेल को माना जाता है। महाकौशल से उतारने के पीछे और क्या कुछ हो सकता है जानते थे कि पूरे महाकौशल में प्रहलाद सिंह पटेल का अच्छा प्रभाव है, जिसका नतीजा भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जालम सिंह पर सर्वे जब किया गया, वो सर्वे ठीक नहीं था, जिसके बाद अब प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारा गया। बुंदेलखंड से महाकौशल भेजने के पीछे क्या कुछ समीकरण होगा, मनोज जी से समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रहलाद पटेल एक बहुत ही कद्दावर लीडर है। और दूसरी बात, आप जो ओबीसी वर्ग की बात, समय तो ओबीसी का जिक्र भी खूब कर दिखाई दे रहा है, खासकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया महिला बिल आने के बाद से, और इसीलिए ओबीसी के दो चेहरे शरद जी वहां दिखाई दे रहे हैं। एक तो राकेश सिंह भी उसी वर्ग से आते हैं, और दूसरी तरफ हम प्रहलाद पटेल की बात करें। ओबीसी का मुद्दा अपनी तरफ है, लेकिन महाकौशल क्या इस बार बीजेपी का साथ देगा? देखिए प्रहलाद पटेल के आने से अंतर तो पड़ेगा, खासतौर से नरसिंहपुर और उसके आप, जैसा अरविंद जी कह रहे थे जो इंदौर से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इसका पूरे अंचल पर प्रभाव होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आसपास की वो सीटें प्रभावित होंगी। देखिए बीजेपी ने अगर ये एक्सरसाइज की है तो उसने ये तय किया है कि हम उन सीटों पे खड़ा कर रहे हैं जो कठिन है, जहां पर हमारे कैंडिडेट के बारे में जो एग्जिस्टिंग था उसके बारे में, या जो हम सोच रहे थे कि जिनको मैदान में उतारेंगे उनके लिए रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। तो ये तय करके उसने आसपास की सीटों को भी ध्यान में रखा है केंद्रीय नेतृत्व ने, कि इनके आने से आसपास की 4-5 सीटों पर भी असर आता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे अंचल में जीत का मार्ग ये दिग्गज सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन आसपास की 4-5 सीटों पे बेहतर तरीके से। और चूंकि आपने रीजन में अब तक ये लोग बाहर से बैठ के कोच की भूमिका निभा रहे थे, अब आप कल्पना कीजिए कि रवि शास्त्री खुद ही टीम में शामिल हो जाएं, कोच नहीं है वो, खुद भी बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, जिसमें 30 साल का एक युवा कैंडिडेट भी शामिल है, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जी बहुत ही दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, और इसीलिए इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। चैतन्य भट्ट जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधे महाकौशल से समझ लेते। चैतन्य जी, दो नाम आपके सामने हैं, बल्कि तीसरे नाम का जिक्र भी मैं थोड़ी देर बाद आपसे करूंगा, क्योंकि बात होगी जनजाति की भी। राकेश सिंह भी है हमारे पास और प्रहलाद पटेल जी है। कैसा देख रहे हैं आप ये सीट घोषित होने के बाद? और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के भीतर किस तरह की हलचल दिखाई दे रही, जरा समीकरण के साथ समझा दीजिए। जी मनोज जी, जहाँ तक महाकौशल की बात है तो जबलपुर एक बहुत ही महाकौशल का केंद्र बिंदु माना जाता है, हृदय स्थल माना जाता है। राकेश सिंह पिछले 4 बार से सांसद हैं और हर बार उनकी जीत का जो आंकड़ा है वो हमेशा से बढ़ता आया। पिछली बार उन्होंने करीब 4 लाख वोटों से विवेक तनखा जैसे एक मजबूत कैंडिडेट को हराया था। लेकिन चूंकि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो तरुण भानोट को मुकाबला कर सके, क्योंकि तरुण भानोट ने अपनी स्थिति पिछले 10 वर्षों में बहुत मजबूत कर ली है। दूसरी बात ये थी कि पश्चिम में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी फहरिस्त बहुत लंबी थी।
जिसमें अभिलाष पांडे थे, प्रभात साहू थे, वेद प्रकाश शर्मा थे, बहुत लंबी लिस्ट थी। उसमें ये भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर इसमें से किसी भी एक व्यक्ति को टिकट दी जाती है तो हो सकता है कि दूसरे लोग कहीं ना कहीं उसके अंदर खाने में कोई ना हलचल हो और उसका वो विरोध करे। लेकिन राकेश सिंह चूंकि एक ऐसा नाम है जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में उनको पश्चिम क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लीड मिली थी, जी। तो एक ये कारण था कि राकेश सिंह को वहाँ पर उतारना जरूरी था। दूसरा एक ओबीसी फैक्टर था, क्योंकि एक सीट हमारे जबलपुर के जो शहर की 4 सीटें हैं उसमें एक तो रिजर्व सीट है, दूसरी सीट जो अशोक रोहाणी की है, ईश्वरदास रोहाणी की परंपरागत सीट है, वो सिंधी समाज को चली गई। मध्य क्षेत्र की अभी घोषणा हुई नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि जैन समाज का वहाँ बहुतायत है तो हो सकता है कि उसमें जैन समाज को टिकट दी जाए। अब बचता है ओबीसी, और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि ओबीसी को हम अपने पक्ष में कैसे करें। प्रहलाद पटेल का बताइए सर। की घोषणाएं भी पिछली जी, जहाँ तक प्रहलाद पटेल की बात है तो प्रहलाद पटेल एक ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश के जिनसे जो कहीं भी खड़े होते हैं वो निश्चित तौर पे जीतते आए हैं। अभी वो दमोह सांसद हैं, लेकिन जो उनके ब्रदर थे जो जालिम सिंह पटेल, उनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो सर्वे किया गया था, जो गुजरात से लोग आए थे हर सीट का एक सर्वे करने के लिए, वो सर्वे शायद उनके पक्ष में नहीं गया। और चूंकि अब प्रहलाद सिंह पटेल को वहाँ उतारा गया तो प्रहलाद सिंह पटेल न केवल नरसिंहपुर बल्कि उसके आसपास की सीटें जैसे तेंदुखेड़ा है, गोटेगांव है, गाडरवारा है, इन सीटों पर भी अपना असर दिखा सकते हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद सिंह पटेल के सामने कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा चेहरा है नहीं, तो ये मान के चला जाता है कि ये जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी बता दिया है कि जिन लोगों के बारे में सर्वे अच्छा नहीं था उनकी टिकट काट दी गई है। दूसरा ये भी तय हो गया है कि जो भी हो रहा है वो सब केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है, प्रादेशिक नेतृत्व का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि जिन नरेंद्र सिंह तोमर को संयोजक बनाया गया था उनको खुद ही मैदान में उतार दिया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल सरीके या जी चलिए सर, मैं आपके पास लौटूंगा और अभी तो बहुत हमें बातें करना है, एक एक सीट का हम विचार कर रहे हैं। शरद जी बहुत ही दिलचस्प बातें बता रहे थे, खासकर चेतन भट्ट जी भी। आप देखिए एक एक सीट। जी सुनील जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं शरद जी एक और बात मेरे मन में आई है कि ये जो अलग अलग रीजन में जो ये बड़े बड़े महारथियों को उतारा गया है, तो ये तो हर चुनाव में होता है, कोई भी पार्टी हो कि जब टिकट वितरण होता है तो एक असंतोष पैदा होता है। तो ऐसा तो नहीं कि असंतोष का बफर जोन तैयार किया है बीजेपी ने, नहीं, बल्कि मुझे लगता है कॉन्ट्ररी, देखिए उन्होंने हर जगह अब हर संभाग में, हर अंचल में एक रिड्रेसल फोरम खोल दिया है, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ खोल दिया है, क्योंकि अध्यक्ष या तमाम बड़े नेता एक साथ नहीं जाते। अब आप सोचिए कि कोच खुद ही खिलाड़ी हो गया है और वो खुद ही अब जिसको महाकौशल में समस्या है वो प्रहलाद जी का दरवाजा खटखटा लेगा, मालवा निमाड़ के दुखी चेहरे कैलाश जी के पास पहुंच जाएंगे और ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर जी धीर गंभीर भाव से बैठे रहेंगे। तो इस तरह से पार्टी ने उस असंतोष को निपटाने का एक दरवाजा ढूंढ लिया है कि भैया आप न सिर्फ चुनाव लड़िए जीतिए, बल्कि असंतुष्टों को शांत करिए, बाकियों में आशा का संचार करिए, चुनाव में पॉजिटिविटी लेकर आई। देखिए ये सिर्फ अपने चुनाव की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं सुनील जी, ये लड़ रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई। आप बड़े ऐसे ही नहीं हो जाते। आप अगर बड़े हैं, आप अगर एडिटर हैं, आप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, आप उसके बाद चीफ एडिटर हैं, फिर एडिटर इन चीफ हैं, तो इसका मतलब लोगों को चमकती हुई गाड़ी दिखती है, बड़ा कैबिन दिखता है, ऑफिस दिखता है, लेकिन उसके पीछे का दर्द लोग कम समझते हैं कि क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या समझना पड़ता है। तो इन नेताओं को मुझे लगता है कि उस सच के और नजदीक ले गई है पार्टी कि आप बड़े नेता हैं तो बड़े बनने का रास्ता बीजेपी में ये है। बिल्कुल आपने दिलचस्प बात कही शरद जी। और देखिए आप जीत की चाबी आखिर किसके पास? जीत की चाबी तो जनता और कार्यकर्ता के पास होती है। तो एक तरफ आपको कार्यकर्ताओं को भी साधना है, उनको भी खुश करना, जैसा आपने कहा कि हर एक क्षेत्र में एक बड़े नेता को बिठा दिया गया है। लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हम बात महाकौशल की कर रहे हैं, लेकिन जनजाति के बिना सब अधूरा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वोटर है वो जनजाति है। जनजाति बड़ा तय करती है, चाहे मालवा निमाड़ की बात कर लें या हम महाकौशल के क्षेत्र की बात करें। और क्या है दिलचस्प, तो उसके लिए फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करना पड़ेगा। फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर क्या है, जरा रीतू के पास चलते। जी रीतू। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से शरद जी भी कह रहे थे, कोच खुद खिलाड़ी बन चुका और महाकौशल इस वक्त इसलिए भी खास है क्योंकि सिर्फ एक कोच नहीं बल्कि हम देख रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते भी मैदान में उतर आए हैं। लेकिन इसका असर कितना दिखेगा, क्योंकि जनजाति वर्ग को साधने की कोशिश भी पूरी तरह से की गई है, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए बीजेपी की सरप्राइज में और कुछ क्या खास है। महाकौशल में सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते को माना जाता है। इसके साथ ही कमलनाथ
विश्वनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र है महाकौशल, और ऐसे में महाकौशल में महा तैयारी बीजेपी ने कर ली है। 2018 में एसटी सीटों पर पार्टी को नुकसान हुआ था, अनुसूचित जनजाति की जो सीटें थी उस पर नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन 2023 में कोई कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा में एंटी इनकम्बेंसी से भी बचाव करने की पूरी तैयारी पार्टी ने कर ली है। यानी कि महाकौशल के लिए एक कोच नहीं, दो कोच नहीं, बल्कि दिग्गज मैदान में है जो कार्यकर्ताओं को भी बूस्ट करेंगे। मनोज जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इसको हम समझेंगे, लेकिन मेरे साथ दो मेहमान और जोड़ रहे हैं। शरद जी से पहले मैं समझ, शरद जी जैसा आप फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर रहे हैं, जनजातीय सीटों की बात कर रहे हैं, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। हम अंचल जुड़ गए हैं विंध्य से, जो विंध्य की बात करने वाले, साथ ही सागर से रजनीश जैन जी जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। शरद जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जनजाति बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा और आप देखिए बीते वर्षों में जनजाति को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ने काम किया। पहले ये पॉकेट कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास रहा करता था, बीजेपी ने जिसने सेंध लगाई, 2018 में स्थितियां बदल गई, अब क्या होगा? देखिए, महाकौशल बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर चंबल और महाकौशल। अगर बीजेपी यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन करती है इन दोनों रीजन में, पहले विंध्य भी ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन बाद में ये माना गया कि विंध्य में बीजेपी अपनी स्थिति बेहतर कर रही है। राजेंद्र शुक्ला जी के आने के बाद ये और माना गया कि ये स्थिति अब और बेहतर हो सकती है। लेकिन महाकौशल में आप देखिए दो नेता दिए हैं, इधर दिया है प्रहलाद पटेल को, और ट्राइबल बहुल इलाकों में आदिवासी नेता जिनके लिए मांग भी उठती रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, कुछ लोग जोश में आदिवासी मुख्यमंत्री की भी मांग करते रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते वो चेहरा है। तो उन पर भी एक जिम्मेदारी डाली गई है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आप इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करिए, आगे के लिए संभावनाएं सभी के लिए खुली हैं, तो आप भी अपवाद नहीं हैं, तो आगे बढ़िए। पहले अपनी सीट में बहुत अच्छे से कंप्रोमाइजिंग तरीके से, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति ना बने, आप अच्छे से खुद जीतिए और आसपास की सीटों पर असर डालिए और ट्राइबल बहुल इलाकों के एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता के तौर पर सामने आइए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। रजनीश जैन से हम समझ लेते हैं, जरा सागर से बुंदेलखंड की बात भी कर लेते, फिर बिंद की बात करेंगे और सुनील जी से भी मैं कुछ समीकरण समझना चाहूंगा। रजनीश जी, क्या कहेंगे, बुंदेलखंड में देवरी की एक सीट है जिस पर ब्रज बिहारी सिंह को मैदान में उतार दिया गया। ब्रज बिहारी वही है जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, तो इसके पीछे ऐसा लगता है कि जब 6 महीने पहले उनको ज्वाइन कराया गया होगा तो पहले से ये रणनीति चल रही होगी। बुंदेलखंड भी बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, बुंदेलखंड तो बहुत कुछ कहता रहता है। रजनीश जी जी, देखिए मनोज जी, देवरी की जहां तक बात करें अपन, तो हर्ष यादव के सामने कोई मजबूत कैंडिडेट इस तरह से सामने नहीं आ रहा था जो उनको टक्कर दे सके और परास्त कर सके। ब्रज बिहारी पटेरिया जी का यदि आपको जानकारी हो तो वो विधायक भी रह चुके हैं जी। उनके परिवार में उनके भाई जनपद अध्यक्ष हैं और वहाँ जातिगत वोटर का, उनके ब्राह्मण वोटर्स का एक बड़ी संख्या है और कम से कम इतनी तो संख्या है कि हर्ष यादव जी के वोट बैंक से ज्यादा उनकी संख्या है, यादवों से ज्यादा ब्राह्मण वहां पर हैं और हर्ष यादव लगातार वहां से विधायक हैं जी, लेकिन उनके कामकाज से एक तरह से अपने स्तर पे एक एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र में वहां डेवलप हो गई है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए था कि जिसका बना बनाया वहां पे नेटवर्क हो, संगठन का काम हो और नीचे बूथ स्तर तक की उसके पास व्यवस्था हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ नेटवर्क बहुत मजबूत है बुंदेलखंड में, बहुत काम हुआ है, तो कांग्रेस इसमें बहुत ज्यादा कमजोर है। रजनीश जी, एक चीज मुझे और समझाइए, समझाइए मुझे। सबसे पहले तो ये कि प्रहलाद पटेल जिस इलाके से चुनाव लड़ेंगे वो एक तरह से बुंदेलखंड से बिल्कुल लगा हुआ, ठीक लगा हुआ इलाका है। नरसिंहपुर, खान पान, प्रवाह, बोली, भाषा सब में बड़ी समानता है बुंदेलखंड से। मुझे ये समझाइए कि प्रहलाद पटेल जी के आने से क्या बुंदेलखंड में जो सबसे प्रभावी कई सीटों पर एक वोटर है, लोधी वोटर, क्या वो एड्रेस होगा इस फैसले से? एक तीर से दो निशाने हैं। और दूसरा, उमा भारती जी का जो एक फैक्टर है जो अभी हिडन है, ऐसा माना जा रहा है कि वो अभी पर्दे के पीछे है, क्योंकि उमा जी एक ऐसी नेता हैं जो पर्दे के सामने रहें या पर्दे के पीछे रहें वो समीकरणों को प्रभावित करती हैं। तो इन दोनों चीजों पर रोशनी डालिए प्लीज। जी देखिए शरद जी, प्रहलाद पटेल जी सांसद हैं सागर जिले और दमोह जिले की विधानसभा सीटों से के समुच्चय से जो लोकसभा क्षेत्र बनता है उससे जी, और उनका लगातार जनसंपर्क रहता है और अपने लोधी बाहुल्य सीटों पर तो सभी सीटों पर असर डालते ही हैं,
उसके बावजूद उसके अलावा भी उनकी लोकप्रियता है जी, और उनको प्रखर वक्ता और माना जाता है, और हर एक सीट पे उनकी डिमांड रहती है कम से कम उनके ओबीसी वोटर्स में और लोधी वोटर्स में। तो ये तो मान के चलिए कि प्रहलाद पटेल जी ने और उमा जी ने मिलके, इसको मैं कहना चाहूंगा, मुझे संकोच नहीं है कहने में कि पिछले चुनाव में जो गतिविधियां ओबीसी महासभा ने की थी, जो बहादुर सिंह वाली दमोह का जो फैक्टर था, एक संगठन खड़ा हुआ था, वो सारी गतिविधियां अब नहीं हो रही हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप। जी, वो नहीं हो रही हैं। तो ये एक तरह से फायदा मिलेगा जिसका बड़ा नुकसान हो गया था पिछले चुनाव में। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव चीजें हुई हैं, और जयेश ने कोशिश की थी, वो असफल रही, और ओबीसी का कार्ड जो है वो उठापटक और जातिगत तोड़फोड़ की जो गतिविधियां की गई थी कांग्रेस के द्वारा, वो अब नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। आप मानते हैं कि इस बार उसका उपचार कुछ हद तक या काफी हद तक ढूंढ लिया है बीजेपी ने? बिल्कुल, बहुत हद तक ढूंढ लिया है, और ये लोधी फैक्टर जो है पहले से ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का डिलीट करके चल रहा है। बंडा में जो जिस तरह से टिकट किया है लंबरदार फैमिली में, बीरेन सिंह जो पूर्व सांसद थे शिवराज सिंह लोधी, उनके परिवार में जो टिकट दिया है, उससे ये शुरुआत हो गई है। और भी अभी संभावना है कि दमोह से किसी लोधी प्रत्याशी को टीकमगढ़ से शायद लाया जाए, इस तरह की संभावनाएं हैं। तो उमा जी, अच्छा, और उमा जी बहुत हद तक अप्रासंगिक हो गई है लोधी, अपने लोधी बाहुल्य क्षेत्र में भी ये देखा जा रहा है। तो उमा जी कोई फैक्टर रहेंगी, और उमा जी ने खुद इतने एक तरह से रंग बदले हैं और इतनी विविधता से उनने अपने आप को अप्रासंगिक कर लिया है कि उनको अब लोग यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। खासतौर पर उनकी लोधी समाज भी जो है वो प्रहलाद पटेल जी के पक्ष में एक तरह से खड़ी दिखाई देती है। उमा जी का इससे कम हो गया है लोधी समाज में, बुंदेलखंड की जहां तक बात। जी मनोज। बिल्कुल शरद जी, देखिए बड़ी दिलचस्प बात बता रहे थे रजनीश जी, और किस तरह समीकरण बिठाए हैं सुनील जी। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीट का हम विस्तार से बात कर रहे हैं, उसके सरप्राइज एलिमेंट समझ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार की सियासत में परिवारवाद की राजनीति भी खूब होती रही है। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही, कई बार कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है। लेकिन दोनों के बीच में बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की, लेकिन जब ये सीटें घोषित हुई है तो इसका असर भी कहीं परिवारवाद पर है। कुछ चीजें ऐसी है, जरा उसको समझ लेते रितु जी। रितु, बिल्कुल, क्योंकि मनोज जी परिवारवाद ये ऐसा मुद्दा है जो बराबरी से विकास के मुद्दों के साथ सुनाई देता है, और तमाम जो दल हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस, दोनों ही दल परिवारवाद को लेकर बयानबाजी भी तेज करते हैं। लेकिन इस लिस्ट में इससे जुड़ा हुआ क्या कुछ खास है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करते थे। देखिए परिवारवाद पर पार्टी का क्या संदेश है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय जो कि विधायक है, लेकिन इस बार कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है। इंदौर 3 से आकाश का टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि अब कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दे दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे भी दावेदार हैं। अब चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मैदान में, तो ऐसे में उनके बेटे का टिकट भी कट सकता है। और साथ ही कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों को जीतने की रणनीतियों के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं, देखिए जीत के लिए परिवारवाद का फॉर्मूले पर भी समझौता किया जा सकता है। यानी कि जो मुद्दा परिवारवाद का, कांग्रेस हमेशा से इसको लेकर आरोप लगाती आई है मनोज जी, लेकिन इस बार जो लिस्ट जारी की गई है इसके बाद और भी कुछ खास देखने को मिलेगा जो इस मुद्दे को पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हटाता वो भी शायद नजर आएगा। देखिए बीजेपी का इस बार एक ही मुद्दा है, 150 का आंकड़ा पार करना है। और 150 लेकिन मैं ये चीज जोड़ना चाहूंगा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, सुनील जी से भी समझना चाहूंगा। देखिए परिवारवाद की कहानी जिस तरह से इस देश में स्थापित है वो लीडिंग पदों की तरफ जाती है। अगर प्रधानमंत्री कोई रहा है और उसका बेटा भी प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री कोई रहा है और उसका बेटा भी मुख्यमंत्री बनता है, तो जनता इसको और राजनीतिक दल भी परिवारवाद से जोड़ते हैं जी। लेकिन अगर आप नीचे उतरते हैं कि विधायक का बेटा विधायक बन गया, कोई मंत्री है तो उसका बेटा भी मंत्री बन गया, तो ये इतना रेजोनेंस नहीं होता। सुनील जी इस पर एक परिवार है, क्योंकि मुझे लगता है इस बार जीतना महत्वपूर्ण है। आकाश को भी टिकट मिल सकता है और दूसरे नेता पुत्र भी मैदान में उतर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होगा इसमें जी। जब भी कांग्रेस परिवारवाद को लेकर के बात करती है तो एक बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए लाइन
कि बीजेपी जिस परिवारवाद की बात करती है वो पार्टियों पर अधिनायक, जैसे आप शिवसेना की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो उस पर पार्टी भी कह सकते हैं। हाँ, बीएसपी को भी, तो ये परिवारवाद एक अलग तरह का हो गया। और यदि कोई 3 भाई हैं और 3 लोग हैं, यदि वो लगातार टापर हो रहे हैं, तो ये आप इसको सीधे सीधे परिवारवाद के दायरे में नहीं ला जा सकता। बिल्कुल, आपने बहुत दिलचस्प बात कही है और इसीलिए परिवारवाद की जो मायने हैं या जो बातें हम कर रहे हैं, जिसकी तरफ सर जी ने भी इशारा किया या हम सुनील भाई जो बता रहे हैं उसकी तरफ भी हम जाना चाहेंगे। खुद वीडी शर्मा जी ने भी ये बात संकेत किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी से हमारी छिंदवाड़ा में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर कोई स्वीकार्य है और पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति उसे इस योग्य समझती है तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर जी, लेकिन बिंद की हम बात ना करें तो बड़ा अधूरा रह जाए, क्योंकि बिंद की चर्चा भी बड़ी गजब है। वहां से हम देख रहे हैं कि सांसद को मैदान में उतार दिया, उसको समझें। उसके लिए हम सीधे चलते हैं अंचल के पास। अंचल, सूची सामने है आपके, पहले भी कुछ नाम घोषित किए गए थे, वर्तमान में भी हम देख रहे हैं रीति पाठक को चुनाव मैदान में उतार दिया, सांसद से विधायक का सीट दे दिया और केदार शर्मा का टिकट कट गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मैयर है, जहां से आज हमें दिखा कि नारायण त्रिपाठी भी ताल ठोकते नजर आए। अब वो कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, लेकिन अलग बिंद की उन्होंने मांग कर दी। दूसरी तरफ श्रीकांत चतुर्वेदी वहां से चुनाव मैदान में, जो सिंधिया के बड़े नजदीक माने जाते हैं। क्या देख रहे हैं, बहुत संक्षेप में आपसे? देखिए मनोज जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, विंध्य अपनी राजनीतिक चातुर्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, इसको ऐसा भी कहें कि वो ए, बी और सी 3 प्लान उसके पास तैयार थे और हो सकता है ये इसका बी और सी प्लान हो। लेकिन अगर हम बात करें सतना से, जहां से गणेश सिंह सांसद को विधानसभा में उतारा गया है, तो आप देखिए कि शंकर लाल तिवारी वहां से ब्राह्मण होने के नाते विधायक रहे। इसके बाद ओबीसी चेहरा कांग्रेस से दिया सिद्धार्थ कुशवाहा के रूप में, और सिद्धार्थ कुशवाहा उन्हीं सुखलाल कुशवाहा के पुत्र हैं जिन्होंने अर्जुन सिंह तक को लोकसभा में हराया था। तो कहीं ना कहीं सतना सीट पर ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा प्रभाव है, जिसको भुलाने की कोशिश की गई है। और 4 बार के सांसद हैं गणेश सिंह, जिनका आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंकों की अच्छी खासी वहां पर तादाद है। और अगर बात हम सीधी की करें तो रीति पाठक, चूंकि सीधी जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन लगातार ब्राह्मण प्रत्याशी के तौर पर केदारनाथ शुक्ला ने वहां पर ताल ठोकी और वहां पर जीतते आए थे। और महिला है, आकर्षक है और जिला पंचायत की अध्यक्षा भी रही है और इसके साथ वो सीधी की सांसद भी रही हैं। तो एक महिला को टिकट देना ही था। और सीधी अगर लोकल की बात करें विधानसभा की, तो वो एक ऐसी सीट है जहां पर ब्राह्मण मतदाता ही किफायती होगा, क्योंकि पूरा जो सीधी विधानसभा है वो चौहानों का गढ़ माना जाता है और इससे पहले भी सीधी कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो कुल मिला के गणित को ऐसे समझो। और रही बात मैहर नारायण त्रिपाठी की, तो वो तो जग जाहिर है, कांग्रेस के साथ रहते हुए भी उन्होंने क्या किया था और अब भारतीय जनता पार्टी बहुत दिलचस्प आपने बात कही है अंचल। अब आप चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक और महत्वपूर्ण बात है। छिंदवाड़ा, जाते जाते छिंदवाड़ा की बात भी कर लेते हैं। और आज अमरवाड़ा से एक नई सीट घोषित कर दी, जो कभी गोंडवाना गणतंत्र के साथ रहा करते थे, फिर कांग्रेस से जुड़ गए और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ। और बीजेपी ने सिंगल सरजे एक सीट घोषित की है, इसके मायने और समझा दी चलते चलते। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। रितु आप बता दीजिए पहले, फिर हम लौटते हैं। बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से 2 लिस्ट जारी और उसके बाद तीसरा नाम, कुल 79 नामों की घोषणा पार्टी कर चुके हैं। और ये 79वीं सीट कौन सी है? छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट, जिस पर घोषणा की गई। मिशन छिंदवाड़ा के तहत सिंगल नाम आज घोषित किया गया है। दूसरी लिस्ट कल जारी हुई, सिंगल नाम आज घोषित किया गया। मनमोहन शाह बट्टी की बेटी मोनिका बट्टी को छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। आदिवासी वोटर को लुभाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दाव छिंदवाड़ा पे दागा है। साथ ही देखिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक रहे हैं मनमोहन शाह, जिनकी बेटी को इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। मनोज जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मनमोहन शाह बट्टी एक बड़े कैलिबर के लीडर रहे हैं। और अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें तो ये बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी की तरह इनका वोटर बड़ा कमिटेड होता है। तो मोनिका शाह बट्टी के साथ ये वोटर जाएगा, बीजेपी का वोटर उसके साथ मिलेगा, उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल सुनील जी, चलते चलते 30 सेकंड में आपसे जी, क्या इसका क्या असर होगा? देखिए जहां तक आदिवासी वोटों की, तो एक जो पूरी पट्टी है, जो रतलाम से लेकर के जो पूरी पट्टी चलती है और पूरे गोंडवाना क्षेत्र तक जाती है, तो आदिवासियों को मतलब आदिवासी को टिकट देकर शुरुआत करके उन्होंने एक संकेत दिया है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा और आगे जो बैतूल, सिवनी और इन क्षेत्रों में भी टिकट बंटवारे में उन्होंने भाजपा को एक समीकरण का ध्यान रखना होगा।
पर शायद वो उस दिशा में एक अच्छा कदम है। बिल्कुल उस दिशा में अच्छा कदम ये कहा जा सकता है, लेकिन हर एक सीट का अपना एक समीकरण है, हर एक क्षेत्र की हम बात करते हैं। सरप्राइज क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े, शरद द्विवेदी जी हमारे न्यूज हेड रहे, लगातार पूरी तमाम बातों पर चर्चा करते रहे, साथ ही सुनील बघेल हमारे साथ मौजूद रहे, अंचल सोनकर वर्तमान में दिखाई दे रहा है, रजनीश जी हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन इससे पहले हम चेतन भट्ट की बात करें, बीरेन तिवारी, अरविंद तिवारी, तो बंसल न्यूज का मतलब सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे अच्छी खबर, वो खबर जो आपके काम की खबर, वो खबर जो राजनीति से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन उसके पीछे है क्या, आखिर सरप्राइज क्या है, तो वो हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो यदि जीत से जुड़ी, हार से जुड़ी या किसी पार्टी से जुड़ी खबर को देखना है, ये सिर्फ दोस्त जी, इसीलिए हम कहते हैं बंसल न्यूज का मतलब है चुनाव। इसीलिए बंसल न्यूज, अगर चुनाव आप देखना चाहते हैं सुनील जी, तो हम सब मिलकर यही बंसल न्यूज देखें और निश्चित तौर पर एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट हमारी कोशिश होगी हम लेकर आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, ये मौका दिया मनोज आपने हमें। जी बिल्कुल, बंसल न्यूज मतलब चुनाव। तो बने रहिए बंसल न्यूज पर, आगे खबरों के लिए हम सबको दीजिए इजाजत, नमस्कार।